आज हम आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब एनसीईआरटी में 6.4 टॉपिक है रेप्लिकेशन, इसके ऊपर एमसीक्यूज हम सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना वाज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाय मिचेल्सन एंड स्टॉल। हमें यहाँ पर 4 फिनोमिना दिए गए हैं, तो इनमें से हमें बताना है कौन सा फिनोमिना मिचेल्सन और स्टॉल ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था। तो जो मिचेल्सन और स्टॉल थे, इन्होंने सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में जो एक्सपेरिमेंट था वो किया था और इसको प्रूफ किया था। तो इसका 33 का सी करेक्ट आंसर है, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। ये फिनोमिना मिचेल्सन और स्टॉल ने प्रूफ किया था। क्वेश्चन नंबर 34 है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन वाज शोन इन। सबसे पहले जो डीएनए का सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन होता है, इसका एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किस चीज़ में किया गया था ये हमें बताना है। तो इसका एक्सपेरिमेंट किया गया था ई कोलाई में, यानी इशरीकिया कोलाई में। तो 34 का बी इज़ द करेक्ट आंसर। मिचेल्सन और स्टॉल ने इसका एक्सपेरिमेंट किया था इशरीकिया कोलाई में, यानी ई कोलाई में। तो 34 का बी इज़ द आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 है, सेलेक्ट द करेक्ट मैच ऑफ एंजाइम विद इट्स रिलेटेड फंक्शन। यहाँ पर हमें इधर एंजाइम दिए गए हैं और इधर इनका फंक्शन दिया गया है, तो इनका हमें करेक्ट मैच सेलेक्ट करना है। तो देखिए, सबसे पहले डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज का काम क्या है? सिंथेसिस ऑफ डीएनए स्ट्रैंड, डीएनए स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करना। ये बिल्कुल इसका सही काम है। हेलिकेज एंजाइम का काम होता है डीएनए हेलिक्स को अनवाइंड करना, यानी खोलना। ये भी इसका बिल्कुल सही काम है। और लाइगेज का काम होता है डीएनए के सेगमेंट्स जो होते हैं, फ्रेगमेंट्स, उनको आपस में ज्वाइन करना। ज्वाइन शॉर्ट डीएनए सेगमेंट टुगेदर, यही लाइगेज का काम होता है। तो तीनों के तीनों बिल्कुल करेक्ट मैच है। तो 35 का डी इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 36 है, अदर देन डीएनए पॉलीमरेज विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज इन्वॉल्व इन डीएनए सिंथेसिस। डीएनए पॉलीमरेज के अलावा इनमें से कौन से एंजाइम डीएनए सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं? तो डीएनए पॉलीमरेज के अलावा हेलिकेज एंजाइम हो गया, लाइगेज एंजाइम हो गया और टोपो आइसोमेरेज एंजाइम हो गया। ये सभी एंजाइम डीएनए सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। तो टोपो आइसोमेरेज भी, हेलिकेज एंजाइम भी और आरएनए प्राइमेज एंजाइम भी। तो ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। तो 36 का डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 है, रेफर टू द गिवन स्टेप्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। यहाँ पर हमें डीएनए रेप्लिकेशन के स्टेप्स दिए गए हैं। ये 7 स्टेप हमें यहाँ पर दिए गए हैं। तो इन 7 स्टेप को हमें क्या करना है? करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है। जो डीएनए रेप्लिकेशन का करेक्ट सीक्वेंस है उनको इसमें अरेंज करना है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर एक्सपोजर ऑफ डीएनए स्ट्रैंड, डीएनए स्ट्रैंड एक्सपोज होती है। उसके बाद आरएनए प्राइमर का बनना, एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड, फिर चेन फॉर्मेशन, बेस पेयरिंग, प्रूफ रीडिंग और डीएनए की रिपेयरिंग, उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज अटैच एट ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट। ये 7 स्टेप हमें दिए गए हैं। तो सबसे पहले स्टेप क्या होगा? सबसे पहले जो स्टेप होगा वो होगा डीएनए पॉलीमरेज अटैचेस एट ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट, यानी ORI साइट। जो सबसे पहले डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो कहाँ पर जाकर अटैच होता है? वो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट में जाकर अटैच होता है। तो पहले नंबर पर आएगा 7। तो 7 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, तो ये तो कट हो गए। तो सबसे पहले ये पहले नंबर पर आ गया। उसके बाद क्या होता है? जैसे ही डीएनए पॉलीमरेज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पर अटैच होगा तो इसमें आएगा जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स हैं, डीएनए में जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड है वो एक्टिवेट हो जाएंगे। तो दूसरे नंबर पर आएगा 3rd। तो यहाँ पर दूसरे नंबर पर फर्स्ट दिया गया, तो ये ऑप्शन भी कट हो गया। तो दूसरे नंबर पर 3rd आया हमारा। उसके बाद जब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड एक्टिवेट हो गए तो डीएनए स्ट्रैंड एक्सपोज हो जाएगी। डीएनए स्ट्रैंड एक बार एक्सपोज हो गई तो आरएनए प्राइमर का बनना स्टार्ट हो जाएगा। जो आरएनए प्राइमर है वो सिंथेसाइज होने लगेंगे। तो चौथे नंबर पर आएगा 2nd। उसके बाद क्या होगा? जो बेस की पेयरिंग है वो होगी। बेस की पेयरिंग होने के बाद चेन का फॉर्मेशन होने लगेगा। चेन का फॉर्मेशन होने के बाद जो प्रूफ रीडिंग है और डीएनए की रिपेयरिंग है वो होने लगेगी। तो सबसे लास्ट में आएगा 6th। तो ये हमारा इसमें सीक्वेंस है। सबसे पहले डीएनए पॉलीमरेज अटैच एट ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट, उसके बाद एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, उसके बाद एक्सपोजर ऑफ डीएनए स्ट्रैंड, उसके बाद सिंथेसिस ऑफ आरएनए प्राइमर, उसके बाद बेस पेयरिंग, बेस पेयरिंग के बाद चेन का फॉर्मेशन, जैसे ही पेयरिंग होगी तो चेन का फॉर्मेशन, उसके बाद प्रूफ रीडिंग एंड डीएनए रिपेयरिंग।
तो उसे 37 का ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर करेक्टली रिप्रेजेंट द रेप्लिकेशन फॉर्म ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान जो रेप्लिकेशन फोर्क होता है उसकी हमें यहाँ पर 4 फिगर दी गई है। तो इन 4 फिगर में से कौन सी करेक्ट फिगर है ये हमें बतानी है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, बुक में जो फिगर बनी है वो कुछ इस तरीके से बनी है। बुक में कुछ इस तरीके से फिगर बनी है। यहाँ पर ये 5 प्राइम, इधर है ये 3 प्राइम, ये यहाँ पर ये 5 है, इधर ये 3 प्राइम और इधर है यहाँ पर ये 5 प्राइम। अब यहाँ पर ये डिसकंटिन्यूस बनेगा इस तरीके से। यहाँ पर ये जो 5 प्राइम 3 प्राइम है यहाँ पर ये डिसकंटिन्यूस होगा, यानी इधर यहाँ पर ये 5 होगा और यहाँ पर ये 3 प्राइम होगा। और ये जो यहाँ पर हमारा कंटिन्यूस है ये कुछ इस तरीके से होगा, नीचे यहाँ पर 5 प्राइम होगा और ऊपर यहाँ पर 3 प्राइम होगा। ये कितना होगा, ये 5 प्राइम होगा। इसको मैं दोबारा से बना देता हूँ। कुछ इस तरीके की इसमें ये यहाँ पर रेप्लिकेशन फोर्क होता है। इसमें क्या होता है, जो यहाँ से इधर से अगर हम देखें, जो ये 5 प्राइम से 3 प्राइम की स्ट्रैंड है इस पे तो होती है डिसकंटिन्यूस। यहाँ पर आप देखेंगे 5 प्राइम से 3 प्राइम की जो स्ट्रैंड है यहाँ पर, इस पे ये यहाँ पर डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड होगी, डिसकंटिन्यूस बनेगी, ये होते हैं ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट। जबकि जो कंटिन्यूस है ये बनती है इस पे 3 प्राइम टू, यहाँ से हम देखें 3 प्राइम टू 5 प्राइम, इस वाले पे कंटिन्यूस रेप्लिकेशन होता है, कंटिन्यूस। तो यहाँ पर अगर हम इनको मैच करें, इस फिगर में हम देखें, इस फिगर में क्या है, इधर से 3 प्राइम बिल्कुल सही, इधर से यहाँ पर 5 प्राइम बिल्कुल सही, और ये इस तरीके से ऊपर की ओर आ रहा है नीचे की ओर। यहाँ पर आप देखें कुछ इस तरीके की है। यहाँ पर इसमें नीचे 3 प्राइम, नीचे 3 प्राइम नहीं बल्कि एरो की तरफ क्या होना चाहिए था, एरो की तरफ 3 प्राइम होना चाहिए था। अगर हम यहाँ पर देखें एरो की तरफ 3 प्राइम है तो ये तो यहाँ पर क्या है, गलत है। इसी तरीके से अगर हम बी में देखें, बी में यहाँ पर हम कंटिन्यूस वाले में देखते हैं, ये 5 प्राइम, इधर 5 प्राइम नहीं बल्कि इधर क्या होना चाहिए था, एरो की तरफ 5 प्राइम बिल्कुल सही है। दूसरी तरफ 3 प्राइम, इधर 3 प्राइम, यहाँ पर इसकी एरो के पीछे 5 प्राइम, यहाँ पर ये 5 प्राइम, और यहाँ पर 3 प्राइम, यहाँ पर ये 3 प्राइम है। यहाँ तक तो सही है। अब अगर हम यहाँ पर देखें, इस वाले स्ट्रैंड में देखें, तो इस वाले स्ट्रैंड में हम देखते हैं जो हमारे ये डिसकंटिन्यूस फ्रेगमेंट हैं, ये वाले जो ये डिसकंटिन्यूस ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट हैं, इनमें ऊपर की तरफ 3 प्राइम है, यानी यहाँ पर क्या होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था, इधर होना चाहिए था 3 प्राइम और इधर होना चाहिए था 5 प्राइम। वो क्यों, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एरो की साइड नीचे की तरफ है, तो नीचे की तरफ ये इधर, यानी इसमें इधर इस फिगर में ये फिगर यहाँ पर इस तरीके से रोटेट की गई है। तो इसमें जो ये 3 प्राइम है ये किस पे है, ये एरो की तरफ है इधर, तो ये भी गलत हो गया। इसी तरीके से अगर हम ये देखें, यहाँ पर 5 प्राइम, यहाँ पर 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम अगर हम देखें, और ये एरो है, ये एरो है 3 प्राइम की तरफ, जबकि एरो किसकी तरफ है, यहाँ पर एरो है यहाँ पर इस वाले 5 प्राइम की तरफ, तो ये तो यहाँ पर ये भी गलत हो गया। अगर हम इसमें डी ऑप्शन देखें, डी ऑप्शन में हम देख सकते हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम, यानी इधर से इधर की ओर, बिल्कुल सही। और जो ये हमारा यहाँ पर ये कंटिन्यूस है, ये किसकी तरफ है, ये है इस वाले 5 प्राइम की तरफ, कंटिन्यूस इस वाले 5 प्राइम की तरफ, तो ऊपर की स्ट्रैंड तो बिल्कुल सही है। अगर हम ये डीएनए फ्रेगमेंट ये देखें, ये वाले फ्रेगमेंट्स, तो ये जो हमारा इधर 5 प्राइम होगा, इधर 3 प्राइम होगा, बिल्कुल, यानी जो ये 3 प्राइम है इस एरो का निशान इस 3 प्राइम की तरफ है, यानी ये डिसकंटिन्यूस 3 प्राइम की तरफ बनते चले जा रहे हैं। तो आप यहाँ पर देखें ये 5 प्राइम और ये 3 प्राइम, और एरो ये 3 प्राइम की तरफ बनते चले जा रहे हैं, और यहाँ पर 5 प्राइम, यहाँ पर ऊपर 3 प्राइम, ये ऊपर 3 प्राइम, नीचे यहाँ पर ये 5 प्राइम, तो ये बिल्कुल करेक्टली इसको रिप्रेजेंट करती है। तो ये 38 का डी हमारा आंसर है। ओकाज़ाकी जो ये डीएनए रेप्लिकेशन है, रेप्लिकेशन फोर्क, उसकी करेक्ट फिगर यहाँ पर है। डीएनए रेप्लिकेशन में क्या होता है, जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, यानी यहाँ से नीचे से हम देखेंगे 5 प्राइम टू ये 3 प्राइम है, इस पे तो क्या होता है, डिसकंटिन्यूस फ्रेगमेंट्स बनते हैं, डिसकंटिन्यूस रेप्लिकेशन होता है। जबकि जो नीचे से ये 3 प्राइम टू
ये 5 प्राइम वाली स्ट्रैंड है, इस पर रेप्लिकेशन कंटिन्यूस होता है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। तो 38 का डी हमारा आंसर है। क्वेश्चन 39 है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में 4 स्टेटमेंट यहाँ पर दिए गए हैं। इन 4 स्टेटमेंट में से हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। तो पहला, लीडिंग स्ट्रैंड इज फॉर्म्ड इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। जो लीडिंग स्ट्रैंड है वो 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में बनती है। बिल्कुल सही, क्योंकि रेप्लिकेशन 4 की मैंने आपको इस तरीके से अभी फिगर बना के दिखाई थी। ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम, यहाँ पर ये 3 प्राइम, यहाँ पर ये 5 प्राइम। जो लीडिंग स्ट्रैंड है यहाँ पर इस तरीके से ये कि कौन सी बनेगी, ये 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में बनती है। क्योंकि हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, हम इसके रेस्पेक्ट में हम बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसके अपने रेस्पेक्ट में यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो ये लीडिंग स्ट्रैंड है ये वाली, इसकी डायरेक्शन भी कौन सी होती है, 5 प्राइम से 3 प्राइम, क्योंकि एरो का निशान इस तरफ है, यानी ये नीचे से ऊपर की तरफ बन रही है। बिल्कुल सही। ओकाजाकी फ्रैगमेंट आर फॉर्म्ड इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। जो ओकाजाकी फ्रैगमेंट है वो भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही बनते हैं। बिल्कुल सही, क्योंकि हम यहाँ पर इसकी बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि ओकाजाकी फ्रैगमेंट की बात कर रहे हैं। फ्रैगमेंट की डायरेक्शन किस तरीके से होती है, फ्रैगमेंट की डायरेक्शन होती है कुछ इस तरीके से, नीचे की ओर इस तरीके से, जहाँ पर ये नीचे 3 प्राइम होता है और ऊपर यहाँ पर ये 5 प्राइम होता है। तो ओकाजाकी फ्रैगमेंट की डायरेक्शन भी 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर ही होगी, यानी नीचे की ओर, और ये बनते हैं ऊपर की ओर। इनकी डायरेक्शन भी क्या होती है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही होती है। तो दोनों ही बिल्कुल सही हैं। डीएनए पॉलीमरेज कैटलाइज पॉलीमराइजेशन इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। जो डीएनए पॉलीमरेज है वो पॉलीमराइजेशन करता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। बिल्कुल सही है, डीएनए पॉलीमरेज सिर्फ एक ही डायरेक्शन में कैटलाइज करेगा, इस वाली डायरेक्शन में। तो ये भी सही है। डीएनए पॉलीमरेज कैटलाइज पॉलीमराइजेशन इन 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन। जो डीएनए पॉलीमरेज है वो पॉलीमराइजेशन को 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में कैटलाइज करता है। बिल्कुल गलत, क्योंकि वो सिर्फ इस डायरेक्शन में करता है, इस डायरेक्शन में पॉलीमराइज नहीं करता। तो ये वाला स्टेटमेंट, डी स्टेटमेंट हमारा गलत है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें सिलेक्ट करना था। तो 39 का डी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 40 दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंसेज आर इनकरेक्ट बिटवीन लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। यहाँ पर हमें ये डीएनए की लीडिंग स्ट्रैंड और ये लैगिंग स्ट्रैंड, इन दोनों के बारे में डिफरेंस दिया गया है। तो हमें बताना है कौन सा डिफरेंस इसमें से इनकरेक्ट है, यानी गलत है। पहला, लीडिंग स्ट्रैंड इट डज नॉट रिक्वायर डीएनए लाइगेज फॉर इट्स ग्रोथ। आपको पता है जो लीडिंग स्ट्रैंड है उसमें रेप्लिकेशन बिल्कुल कंटिन्यूस होता है, तो ये इसको जोड़ने के लिए डीएनए लाइगेज की ज़रूरत नहीं होती। बिल्कुल सही। डीएनए लाइगेज इज रिक्वायर्ड फॉर जॉइनिंग ओकाजाकी फ्रैगमेंट। जबकि लैगिंग स्ट्रैंड में क्या होता है, लैगिंग स्ट्रैंड में ओकाजाकी फ्रैगमेंट बनते हैं। तो इन ओकाजाकी फ्रैगमेंट को जोड़ने के लिए डीएनए लाइगेज की आवश्यकता होती है, ज़रूरत पड़ती है। तो ये तो बिल्कुल सही है। फॉर्मेशन ऑफ लीडिंग स्ट्रैंड इज स्लोअर। जो लीडिंग स्ट्रैंड है उसका फॉर्मेशन स्लोअर होता है। गलत। जो लीडिंग स्ट्रैंड है उसका फॉर्मेशन रैपिड होता है, एकदम से बनती है। जबकि जो लैगिंग स्ट्रैंड है उसका जो फॉर्मेशन होता है वो स्लो होता है। तो यहाँ पर ये उल्टा दिया गया है, इसका मतलब ये गलत है। तो सेकंड हमारा इनकरेक्ट है। एक तो सेकंड हमारा इनकरेक्ट हो गया। अब देखिए थर्ड, इट्स टेम्पलेट ओपन इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। जो लीडिंग स्ट्रैंड है उसके टेम्पलेट 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ओपन होते हैं। गलत है। जो लीडिंग स्ट्रैंड है उसका जो टेम्पलेट है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में ओपन होंगे। वो क्यों? क्योंकि हमने ये रेप्लिकेशन फोर्क यहाँ पर देखा। रेप्लिकेशन फोर्क, ये 3 प्राइम, ये 5 प्राइम, ये जो 3 प्राइम 5 प्राइम डायरेक्शन है ये होती है लीडिंग स्ट्रैंड, और इस पे जो कंटिन्यूस होता है, एक कंटिन्यूस रेप्लिकेशन इस पे होता है, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो जो ये वाली जो टेम्पलेट है ये कौन से डायरेक्शन में खुलेगी, ये 3 से 5 की ओर खुलेगी, 3 प्राइम टू 5 प्राइम में खुलेगी, जब जाकर इस पे कंटिन्यूस रेप्लिकेशन होगा। तो ये यहाँ से खुलना स्टार्ट होगी। जबकि जो टेम्पलेट है वो क्या होती है, वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में नहीं, बल्कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में खुलना स्टार्ट होती है। इस तरीके से रेप्लिकेशन फोर्क था, ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम, ये 3 प्राइम,
ये 5 प्राइम, ये इधर से खुलना स्टार्ट होगी 3 प्राइम टू 5 प्राइम, जबकि जो ये वाली स्ट्रैंड होती है जिस पे फ्रेगमेंट बनते हैं ये कहलाती है लैगिंग स्ट्रैंड। इस लैगिंग स्ट्रैंड पे क्या होगा, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम ओपन स्टार्ट होगी, इधर से खुलना स्टार्ट होगी। तो इन दोनों को बिल्कुल उल्टा दिया गया, ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम होनी चाहिए थी, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम होनी चाहिए थी, तो ये भी गलत, सेकंड भी गलत और थर्ड भी गलत। फोर्थ, फॉर्मेशन ऑफ लीडिंग स्ट्रैंड बिगिंस इमीडिएटली एट द बिगिनिंग ऑफ रेप्लिकेशन। लीडिंग स्ट्रैंड का जो फॉर्मेशन है वो रेप्लिकेशन के स्टार्ट में ही शुरू हो जाता है, बिल्कुल सही। फॉर्मेशन ऑफ लैगिंग स्ट्रैंड बिगिंस ए बिट लेटर देन दैट ऑफ लीडिंग स्ट्रैंड, जबकि जो लैगिंग स्ट्रैंड का जो फॉर्मेशन है वो लीडिंग स्ट्रैंड से बाद में होता है। पहले लीडिंग स्ट्रैंड बनती है, फॉर्म होती है, उसके बाद लैगिंग स्ट्रैंड, बिल्कुल सही। ये तो करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया है। तो सेकंड और थर्ड इसमें हमारे गलत हैं। इसमें अगर हम देखें 40 में अगर हम देखें तो सेकंड एंड थर्ड यहाँ पर दिया गया है, सेकंड एंड थर्ड ओनली आर इनकरेक्ट, तो 40 का सी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 है, डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स 8 फेज ऑफ द सेल साइकिल। जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो सेल साइकिल के कौन से फेज में होता है, वो सेल साइकिल के एस फेज में होता है, ये आपको याद रखना है। तो 41 का बी इज द करेक्ट आंसर। अब एनसीईआरटी में टॉपिक दिया गया है ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से आरएनए जब बनता है, तो ट्रांसक्रिप्शन के ऊपर हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो 42 क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू आरएनए इज टर्म्ड एज। वह प्रोसेस जिसमें जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो डीएनए की एक स्ट्रैंड से आरएनए में क्या होता है, कॉपी हो जाता है, आरएनए में कन्वर्ट हो जाता है, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, ये प्रोसेस हमारा कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू आरएनए इज टर्म्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। तो 42 का बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 43 है, द गिवन फ्लो चार्ट शो सेंट्रल डोगमा रिवर्स। यहाँ पर जो हमें चार्ट दिया गया है इसमें सेंट्रल डोगमा रिवर्स का ये फ्लो चार्ट दिया गया है। तो हमें बताना है एंजाइम यूज्ड इन प्रोसेस ए बी एंड सी आर रेस्पेक्टिवली। ए बी सी प्रोसेस में जो एंजाइम यूज़ होंगे उन प्रोसेसेस का उन एंजाइम्स का हमें यहाँ पर नाम बताना है, वो एंजाइम कौन से होंगे। देखिए सबसे पहले क्या हो रहा है, डीएनए की कॉपिंग हो रही है, यानी डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, और डीएनए के रेप्लिकेशन में जो एंजाइम यूज़ होता है वो होता है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ऐसा क्यों, क्योंकि डीएनए से डीएनए बन रहा है, डीएनए की कॉपी बन रही है, तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें आरएनए पॉलीमरेज है, तो ये तो ऑप्शन कट गया। इसमें आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है, उल्टा दे दिया गया, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पर कट हो गया, दो ऑप्शन बचे। बाकी बी प्रोसेस, बी प्रोसेस में क्या हो रहा है, डीएनए से आरएनए बन रहा है, यानी ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। डीएनए से आरएनए बनने के लिए क्या चाहिए, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, क्योंकि यहाँ पर डीएनए से डीएनए बन रहा था, कॉपी हो रही थी, तो क्या था, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। यहाँ पर डीएनए से आरएनए बन रहा है बी प्रोसेस में, तो क्या होगा, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, तो ये तो बिल्कुल ये भी ऑप्शन कट हो गया, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। अब तीसरे प्रोसेस में क्या हो रहा है, आरएनए से वापस डीएनए बन रहा है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है सी प्रोसेस में, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए से डीएनए बन रहा है, तो एंजाइम उल्टा हो गया, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। जो पहले है उसको पहले रखना है, आरएनए से यहाँ पर क्या बन रहा है, आरएनए से डीएनए बन रहा है, तो आरएनए पॉलीमरेज, और बाद में जो बन रहा है पहले जो है उसको रखेंगे डिपेंडेंट में, तो आरएनए डिपेंडेंट, बाद में जो बन रहा है उसको रखेंगे पॉलीमरेज में, डीएनए पॉलीमरेज। इस तरीके से एंजाइम का नाम इसमें रखा जाता है, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। तो 43 का बी इज द आंसर। पहले प्रोसेस में रेप्लिकेशन में डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, दूसरे ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, तीसरा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, इसमें आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। तो ये एंजाइम यूज होंगे, 43 का बी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 44 दिया गया है, द एंजाइम डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कैटलाइज द पॉलीमराइजेशन रिएक्शन इन विच डायरेक्शन। जो एंजाइम होता है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, तो वो पॉलीमराइजेशन को कौन से डायरेक्शन में कैटलाइज करता है, तो ये एंजाइम पॉलीमराइजेशन को सिर्फ 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही पॉलीमराइज करेगा, तो सिर्फ किस में, ओनली 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। तो 44 का ए इज द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 45 दिया गया है। व्हाट वुड बी द बेस सीक्वेंस ऑफ आरएनए ट्रांसक्रिप्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द गिवन डीएनए सेगमेंट। यहाँ पर हमें डीएनए की दोनों सेगमेंट यानी दोनों स्ट्रैंड दी गई है। एक डीएनए की कोडिंग स्ट्रैंड दी गई है ये वाली, दूसरे की डीएनए की नॉन कोडिंग स्ट्रैंड दी गई है ये वाली। तो इनमें से हमें बताना है जो इस डीएनए से जो आरएनए बनेगा उस आरएनए की सीक्वेंस क्या होगी, उसको हमें बताना है। तो इसको करने के लिए आपको एक कोड याद रखना है, मतलब एक ट्रिक याद रखनी है। वो ट्रिक क्या है? डीएनए से जब आरएनए बनता है, डीएनए से जब आरएनए बनता है तो आरएनए की जो सीक्वेंस होती है वो बिल्कुल कैसे होगी? वो सीक्वेंस बिल्कुल ऐसी होगी जैसे डीएनए में कोडिंग स्ट्रैंड की सीक्वेंस होती है। बस इसमें क्या होगा? इसमें सिर्फ एक फ़र्क होगा, इस कोडिंग स्ट्रैंड में थाइमीन की जगह पर यूरेसिल होगा। एक बार फिर से बता देता हूँ, डीएनए से जब आरएनए बनता है उस आरएनए की जो सीक्वेंस होती है वो बिल्कुल कोडिंग स्ट्रैंड के जैसी होती है। जैसे डीएनए में कोडिंग स्ट्रैंड की सीक्वेंस ऐसी ही आरएनए की सीक्वेंस। बस फ़र्क क्या होगा? इस कोडिंग स्ट्रैंड में थाइमीन होता है जबकि आरएनए में थाइमीन की जगह पर यूरेसिल होता है। तो यहाँ पर कोडिंग स्ट्रैंड दी गई, तो हमें बस क्या करना है, इस कोडिंग स्ट्रैंड की जो ये सीक्वेंस है इसको दोबारा से लिख देना है। बस एक डिफरेंस करना है, थाइमीन की जगह पर यूरेसिल लगा देना है। तो देखिए लिखते हैं इसको, इधर 5 प्राइम, तो 5 प्राइम जी सी ए थाइमीन, थाइमीन की जगह पर क्या बताया मैंने? थाइमीन की जगह पर बस आपको यूरेसिल कर देना है। तो यूरेसिल यूरेसिल, क्योंकि हम कोडिंग स्ट्रैंड से बना रहे हैं। आरएनए की सीक्वेंस बिल्कुल कैसी होगी? जैसी कोडिंग स्ट्रैंड की सीक्वेंस। नॉन कोडिंग पे हमें ध्यान नहीं देना। अगर हम नॉन कोडिंग से बनाना चाहते हैं तो नॉन कोडिंग से पहले हमें कोडिंग बनानी पड़ेगी, फिर कोडिंग पर थाइमीन की जगह पर यूरेसिल रखना पड़ेगा। तो नॉन कोडिंग से हम नहीं बनाएंगे। तो ये देखिए फिर सी थाइमीन की जगह पर यूरेसिल। थाइमीन की जगह पर यूरेसिल। ए सी यहाँ पर ये 3 प्राइम, इसको मैच कर लेते हैं। जी सी ए यू इसमें भी है, इसमें नहीं है तो कट गया। GCATT इसमें भी नहीं है तो कट गया। CGTA इसमें भी नहीं है तो कट गया। तो आंसर हमारा क्या हुआ? आंसर हुआ हमारा ए, GCAUU CGGCU AGUAAC इधर 3 प्राइम। तो बिल्कुल करेक्ट है। तो 45 का ए इज द करेक्ट आंसर। वो ट्रिक आपको याद रखनी है, अगर कोडिंग स्ट्रैंड वहाँ पर दी गई है तो आरएनए की सीक्वेंस बिल्कुल ऐसी ही होगी, सेम टू सेम ऐसी, बस टी की जगह पर यू रख देना है आपको, सिंपल है। तो 45 का ए हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46, इफ द सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज ATTCGATG देन द सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन mRNA विल बी। वही है, अगर हमें डीएनए की हमें एक कोडिंग स्ट्रैंड दी गई है, इस डीएनए की कोडिंग स्ट्रैंड की जो सीक्वेंस है वो ये है, तो आरएनए की क्या सीक्वेंस होगी ये हमें बताना है। तो मैंने क्या बताया, जैसे कोडिंग स्ट्रैंड की सीक्वेंस ऐसे ही आरएनए की सीक्वेंस, फ़र्क एक सिर्फ टी की जगह पर यू। तो पहले ए टी की जगह पर यू, CGA टी की जगह पर यू, और यहाँ पर जी की जगह पर जी। तो AUUCGAUG, AUU किस में है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें AUUCGA और UG। तो 46 का डी इज द आंसर। 46 का क्या आंसर है? डी हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 यहाँ पर दिया गया है, इफ द सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन डीएनए इज GCTTA GGCA देन द सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन इट्स ट्रांसक्रिप्ट विल बी। अगर डीएनए के में जो सीक्वेंस है बेसिस की वो ये दी गई है, तो इससे जो ट्रांसक्रिप्ट होगा यानी इससे जो आरएनए बनेगा उस आरएनए में बेसिस की सीक्वेंस क्या होगी। तो ये आपको याद रखना है। अगर यहाँ पर लिखा नहीं गया कि ये कोडिंग स्ट्रैंड है तो इसको हम क्या मान के चलेंगे? इसको हम नॉन कोडिंग स्ट्रैंड मान के चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें बताया नहीं गया कि कोडिंग स्ट्रैंड है कि नॉन कोडिंग स्ट्रैंड है। और हमें आपको पता है
डीएनए में हमेशा जो नॉन कोडिंग स्ट्रैंड होती है, डीएनए में जो हमेशा नॉन कोडिंग स्ट्रैंड होती है उससे ही आरएनए बनता है। कोडिंग स्ट्रैंड से आरएनए कभी भी नहीं बनता। डीएनए में जो हमेशा नॉन कोडिंग स्ट्रैंड होगी उससे ही क्या बनेगा, उससे ही हमेशा आरएनए बनेगा। तो ये कौन सी दी गई है, ये यहाँ पर नॉन कोडिंग स्ट्रैंड दी गई है। नॉन कोडिंग स्ट्रैंड यहाँ पर ये दी गई है। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, इसके हम कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस में रखेंगे। नॉन कोडिंग स्ट्रैंड से जब हम आरएनए बनाते हैं तो पहले क्या करते हैं, पहले इसके कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस यहाँ पर लिखते हैं। जी के साथ क्या जुड़ता है, जी के साथ जुड़ता है हमेशा सी के साथ क्या जुड़ता है, सी के साथ हमेशा जी जुड़ता है। टी के साथ यहाँ पर ए जुड़ता है, टी के साथ क्या पर जुड़ता है, ए, तो यहाँ पर ए, यहाँ पर टी, यहाँ पर ए हो गया। यहाँ पर ए के साथ हमेशा टी जुड़ता है और यहाँ पर जुड़ेगा यू। तो पहले आप क्या करें, पहले आप इससे कोडिंग स्ट्रैंड बना लें। पहले हम क्या करते हैं, इस नॉन कोडिंग स्ट्रैंड से कोडिंग स्ट्रैंड बना लेते हैं। तो जी के साथ सी जुड़ेगा, सी के साथ जी जुड़ेगा, टी के साथ ए जुड़ेगा, टी के साथ यहाँ पर ए जुड़ेगा, ए के साथ यहाँ पर टी जुड़ेगा, जी के साथ सी जुड़ेगा तो सी के साथ यहाँ पर जी जुड़ेगा, ए के साथ यहाँ पर जुड़ेगा टी और टी। ये बन गई हमारी यहाँ पर कोडिंग स्ट्रैंड। ये नॉन कोडिंग स्ट्रैंड थी, नॉन कोडिंग से हमने कोडिंग स्ट्रैंड बना ली। अब हम क्या लिखते हैं, आरएनए के सीक्वेंस लिखते हैं। वही ट्रिक, आरएनए की सीक्वेंस बिल्कुल कोडिंग स्ट्रैंड के जैसी होगी, बस टी की जगह पर क्या लिखा जाएगा, टी की जगह पर यू लिखा जाएगा। तो सी जी, इसको मैं रेड से लिख देता हूँ, रेड कलर से। तो CGAA हो गया यहाँ तक। टी की जगह पर यू, आरएनए बना रहे हैं, CCG टी की जगह पर यू। बस पहले मैंने क्या किया, इस नॉन कोडिंग से कोडिंग बनाई। नॉन कोडिंग से कोडिंग कैसे बनेगी, जी के साथ सी जुड़ता है, सी के साथ जी जुड़ता है, टी के साथ ए जुड़ता है, टी के साथ ए जुड़ता है, ए के साथ टी जुड़ता है। इनके जो कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस थे वो मैंने यहाँ पर लिखे। नॉन कोडिंग से पहले कोडिंग बनाई। कोडिंग से आपको पता है जब कोडिंग से हम आरएनए लिखते हैं तो उसमें क्या होता है, बस टी की जगह पर यू कन्वर्ट कर देते हैं। तो CGAAU, CCGUU, ये क्या होगा, ये हमारा आरएनए होगा। तो CGAAU इसमें नहीं है, CGAA इसमें टी दिया गया तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, बचा क्या, CGAUU, CCGUU, बिल्कुल सही है। तो 47 का सी इज द आंसर। 47 का क्या आंसर है हमारा, सी हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48, गिवन डायग्राम रिप्रेजेंट द कंपोनेंट ऑफ ए ट्रांसक्रिप्ट यूनिट। यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की एक यहाँ पर ये डायग्राम दिया गया है। इसमें कंपोनेंट इसके ABCD, ये इसके 4 कंपोनेंट दिए गए हैं। तो हमें इनमें आइडेंटिफाई करना है, इनमें से A कौन सा है, B कौन सा है, C कौन सा है और D कौन सा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें जो ये यहाँ पर हमें ट्रांसक्रिप्शन यूनिट दी गई है, इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में आपको पता है जो ये ए है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है प्रमोटर। प्रमोटर क्यों, क्योंकि जो प्रमोटर होता है वो 5 प्राइम एंड की तरफ लोकेटेड होता है। इसमें आपको पता है 3 प्राइम टू 5 प्राइम ये टेम्पलेट हुई, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड हुई, और ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम ये वाली स्ट्रैंड हमारी हुई कोडिंग स्ट्रैंड। ये कौन सी होती है, कोडिंग स्ट्रैंड। 5 प्राइम टू 3 प्राइम कौन सी होती है, ये कोडिंग स्ट्रैंड होती है। और हमेशा जो हम नाम देखते हैं, रेफरेंस देखते हैं, वो किसके बेस पर देखते हैं, वो इस कोडिंग स्ट्रैंड के हम बेस पर देखते हैं। क्योंकि जो हमारा प्रमोटर होता है वो कहाँ पर लोकेटेड होता है, प्रमोटर हमारा 5 प्राइम एंड की तरफ लोकेटेड होता है। और हम ये 5 प्राइम एंड किसका लेते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड का। क्योंकि मैंने आपको बताया हमेशा जो हम रेफरेंस लेंगे वो रेफरेंस हम किसके बेस पर लेंगे, वो रेफरेंस हमेशा हम कोडिंग स्ट्रैंड की बेस पर लेंगे। तो जो हमारा प्रमोटर होता है, प्रमोटर वो कहाँ पर लोकेटेड होता है, वो 5 प्राइम एंड की तरफ लोकेटेड होता है। तो ए तो हुआ हमारा प्रमोटर, ए इसमें नहीं प्रमोटर है और इसमें भी प्रमोटर नहीं दिया गया, बाकी दोनों में ए प्रमोटर दिया गया है। और बी हमारा होता है टर्मिनेटर। बी टर्मिनेटर क्यों, क्योंकि जो बी होता है टर्मिनेटर होता है वो हमेशा 3 प्राइम एंड की तरफ लोकेटेड होता है, 3 प्राइम एंड की तरफ लोकेटेड। तो बी हमारा क्या हुआ, बी हमारा हुआ टर्मिनेटर।
इसमें भी बी टर्मिनेटर दिया गया है और इसमें भी दिया गया है, बिल्कुल सही। और जो ये हमारी डी है, डी 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये होती है कोडिंग स्ट्रैंड। तो डी हमारी कोडिंग स्ट्रैंड हुई, इसमें दी गई है। बाकी इसमें डी क्या दी गई है, टेम्पलेट, तो ये तो कट, बी भी हमारा यहाँ पर क्या हो गया, कट हो गया। और जो ये सी है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ये होती है यहाँ पर टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो इसमें हमने आइडेंटिफाई कर लिया, 48 का सी इज द आंसर। ए प्रमोटर, बी टर्मिनेटर, ये वाला बॉक्स आप देख सकते हैं, सी हमारी ऊपर वाली स्टैंड ये टेम्पलेट स्टैंड, और नीचे वाली स्टैंड हमारी ये कोडिंग स्टैंड। तो 48 का सी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 49 दिया गया है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है क्या वो टाटा बॉक्स से स्टार्ट होती है, बिल्कुल गलत। स्टार्ट विद पैलिंड्रोम रीजन एंड एंड्स विद रो फैक्टर, ये पैलिंड्रोम रीजन से स्टार्ट होती है और रो फैक्टर पर खत्म होती है, बिल्कुल गलत। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट ऐसा नहीं है। जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, स्टार्ट विद प्रमोटर रीजन एंड एंड्स इन टर्मिनेटर रीजन, ये प्रमोटर रीजन से स्टार्ट होती है और टर्मिनेटर रीजन पर खत्म होती है, बिल्कुल सही। ऊपर भी हमने देखा प्रमोटर और ये टर्मिनेटर पर यहाँ पर ये खत्म होती है, बिल्कुल सही है ये। तो स्टार्ट विद CAAT रीजन, ये CAAT रीजन से स्टार्ट होती है, ये भी गलत है। तो इसमें आंसर क्या है, 49 का सी इज द आंसर। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट प्रोमोटर रीजन से स्टार्ट होती है और टर्मिनेटर रीजन पर खत्म होती है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 50 दिया गया है, ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन द साइट ऑफ DNA मॉलिक्यूल एट विच RNA पोलिमरेज बाइंड इज कॉल्ड। ट्रांसक्रिप्शन के दौरान DNA मॉलिक्यूल की वह साइट जहाँ पर RNA पोलिमरेज बाइंड होता है, उस साइट को हम क्या कहते हैं, उस साइट को हम कहते हैं प्रमोटर साइट। तो 50 का ए इज द आंसर। RNA पोलिमरेज कहाँ पर बाइंड होगा, RNA पोलिमरेज प्रमोटर रीजन पर बाइंड होता है, तो 50 का ए हमारा आंसर है। 51 है यहाँ पर, पॉलीसिस्टोनिक मैसेंजर RNA mRNA यूजुअली अकर्स इन। जो पॉलीसिस्टोनिक मैसेंजर RNA है वो ज़्यादातर किस में होता है, आपको पता है जो पॉलीसिस्टोनिक RNA हमारा होता है वो बैक्टीरिया और प्रोकैरियोट्स में होता है। किस में होता है, बैक्टीरिया और प्रोकैरियोट्स में। तो 51 का डी इज द आंसर, यानी बोथ ए एंड बी। तो 51 का हमारा आंसर क्या है, डी, यानी बैक्टीरिया और प्रोकैरियोट्स। अब ये पॉलीसिस्टोनिक RNA क्या होता है, पॉलीसिस्टोनिक RNA वह मैसेंजर RNA होता है जो एक ही RNA मॉलिक्यूल में एक से ज़्यादा पेप्टाइड को, पॉलीपेप्टाइड को क्या कर सकता है, एनकोड कर सकता है, यानी एक ही RNA में एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड फॉर्म कर सकता है। तो ये सिर्फ बैक्टीरिया और प्रोकैरियोट में होता है, यूकैरियोट में पॉलीसिस्टोनिक नहीं होता बल्कि मोनोसिस्टोनिक होता है। तो बोथ ए एंड बी, 51 का डी इज द आंसर। यहाँ पर हमें अब ये 52 क्वेश्चन दिया गया है, तो इसमें देखिए, द गिवन फिगर रिप्रेजेंट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया। ये जो फिगर यहाँ पर दी गई है ये बैक्टीरिया में जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होता है उसकी फिगर है। तो इसमें हमें क्या करना है, ABC को आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले देखिए ए, ये जो यहाँ पर ए बनता है ये क्या होता है, RNA, आप ये तो देख सकते हैं। तो ए इसमें हमारा RNA है, ए इसमें RNA नहीं दिया गया और इसमें भी RNA नहीं दिया गया। बाकी इसमें जो हमारा सी है ये होता है हमारा, आप देख सकते हैं ये होता है हमारा रो फैक्टर। ये जो सी है ये होता है हमारा रो फैक्टर, ये आप सर्कल सा देख रहे होंगे। तो ए RNA, सी हमारा रो फैक्टर होता है। तो इसमें तो ये तो कट गया था, ये भी ऑप्शन सी, इसमें सिग्मा फैक्टर दिया गया तो ये भी इसमें कट गया। बाकी जो बी है ये होता है हमारा RNA पोलिमरेज। तो इसमें 52 का बी हमारा आंसर है। तो 52 का बी, ए RNA, ये RNA, बी RNA पोलिमरेज, ये RNA पोलिमरेज, और ये हमारा सी रो फैक्टर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 53 दिया गया है, रेफर टू द गिवन डायग्राम, व्हाट डज इट रिप्रेजेंट। ये जो हमें यहाँ पर डायग्राम दिया गया है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पर हमें बताना है। तो जो ये हमें यहाँ पर ये डायग्राम दिया गया है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो ट्रांसक्रिप्शन होता है यूकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में जो ट्रांसक्रिप्शन होता है ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसे पता चला, क्योंकि यूकैरियोट्स में इंट्रोन भी होते हैं और एक्सोन भी होते हैं। यूकैरियोट्स में इंट्रोन और एक्सोन्स दोनों होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है ये किस में होगा, यूकैरियोट्स में होगा। और यहाँ पर मैसेंजर RNA भी बन रहा है, उसमें स्प्लाइसिंग प्रोसेस भी हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए बाद में RNA बना, DNA से क्या बना, DNA से बना RNA बन गया। तो DNA से RNA का बनना मतलब ट्रांसक्रिप्शन,
डीएनए से ये डीएनए इससे आरएनए बनना, मतलब ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस तो यहाँ पर हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस हो रहा है। और इसमें एक्सोन भी हैं और इंट्रोन भी हैं, दोनों हैं। इसका मतलब ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस किस में हो रहा है? ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस यूकैरियोट्स में हो रहा है। तो ये डायग्राम किसका है? ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। तो 53 का बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 54 दिया गया है। इन ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स में जो ट्रांसक्रिप्शन होता है, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर एचआरएनए इज ट्रांसक्राइब्ड बाय, तो इसमें जो हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए होता है जिसको हम एचएनआरएनए लिख देते हैं, तो यूकैरियोट्स में एचएनआरएनए का ट्रांसक्रिप्शन किसके द्वारा होता है? उस एंजाइम का हमें नाम बताना है। तो यूकैरियोट्स में एचएनआरएनए का ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड एंजाइम करता है। कौन करता है? आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड एंजाइम। तो 54 का बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज एडिड टू द 5 प्राइम एंड ऑफ एचएनआरएनए इज ए प्रोसेस ऑफ। एचएनआरएनए यानी हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, इसके 5 प्राइम एंड पर जब मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऐड कर दिया जाता है, तो इस मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट की एडिंग के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? उस प्रोसेस का हमें नाम बताना है। ये प्रोसेस कहलाता है कैपिंग प्रोसेस। तो 55 का बी हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 56 हमें दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है उसके बारे में जो करेक्ट स्टेटमेंट है उनको यहाँ पर हमें बताना है। कौन से हैं? पहला है, द स्ट्रैंड ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए विच टेक पार्ट इन ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस इज कॉल्ड एज कोडिंग स्ट्रैंड। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की वह स्ट्रैंड जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में भाग लेती है, जो जिसका ट्रांसक्रिप्शन होता है, उस स्ट्रैंड को हम कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। बिल्कुल गलत, उस स्ट्रैंड को हम कोडिंग स्ट्रैंड नहीं बल्कि क्या कहते हैं? टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्या कहते हैं? टेम्पलेट स्ट्रैंड या फिर नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। टेम्पलेट भी कह सकते हैं या फिर नॉन कोडिंग स्ट्रैंड भी कह सकते हैं। तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की वह स्ट्रैंड जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में भाग लेती है, जिसका ट्रांसक्रिप्शन होता है, उसको क्या कहते हैं? टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। तो ये पहला तो गलत है, इनकरेक्ट है हमारे पास ये। द एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज कैन कैटलाइज पॉलीमराइजेशन ओनली इन वन डायरेक्शन दैट इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम। जो एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में पॉलीमराइजेशन करता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। बिल्कुल सही। An unusual nucleotide methyl guanosine triphosphat is added to the 5 prime end of HNRNA during capping. कैपिंग प्रोसेस के दौरान HNRNA पे HNRNA के 5 प्राइम एंड पर क्या ऐड कर दिया जाता है? मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऐड किया जाता है। कैपिंग प्रोसेस हमने ऊपर ही पिछले क्वेश्चन में पढ़ा। बिल्कुल सही है। ड्यूरिंग टेलिंग प्रोसेस एडेनाइलेट रेसिड्यूज 200 से 300 200 to 300 आर एडिड एट 3 प्राइम एंड इन ए टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर। और टेलिंग प्रोसेस के दौरान क्या होता है? जो एडेनाइलेट रेसिड्यूज होते हैं 200 से 300, वो कहाँ पर ऐड किए जाते हैं? वो टेम्पलेट के 3 प्राइम एंड पर ऐड किए जाते हैं इंडिपेंडेंट मैनर में। बिल्कुल सही है। दूसरा, तीसरा, चौथा इसमें बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, मतलब सही स्टेटमेंट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट ही हमें इसमें आइडेंटिफाई करने थे। तो देखिए, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट। तो 56 का सी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 57 दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, इन यूकैरियोट द प्रोसेस ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट इन्वॉल्व। यूकैरियोट में जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट का जो प्रोसेस होता है, यानी जो सबसे पहले एचएनआरएनए बनता है, उसमें जो प्रोसेसिंग की जाती है, उस प्रोसेसेस में क्या क्या मेथड होते हैं, क्या क्या स्टेप होते हैं, वो हमें बताना है। तो प्रोसेसिंग के दौरान इंट्रॉन को रिमूव किया जाता है। बिल्कुल सही। 5 प्राइम एंड पर कैपिंग की जाती है। बिल्कुल सही। और 3 प्राइम एंड पर टेलिंग प्रोसेस किया जाता है, जिसको हम पॉली एडिनाइलेशन कहते हैं। बिल्कुल सही। प्रोसेसिंग के दौरान ये तीनों प्रोसेस होते हैं। तो 57 का डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दीज। यहां पर हमें क्वेश्चन नंबर 58 दिया गया है। तो 58 में देखिए, कॉलम फर्स्ट को हमें कॉलम सेकंड से मैच करना है और करेक्ट ऑप्शन को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो जो सिग्मा फैक्टर है, सिग्मा फैक्टर किससे जुड़ा हुआ है? इनिशिएशन से जुड़ा हुआ है। तो ए का हो गया हमारे पास यहाँ पर सेकंड। सबसे पहले अगर हमें सिग्मा फैक्टर भी नहीं पता, तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं? जो हमें पता है उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। कैपिंग, कैपिंग हमें पता है। कैपिंग कौन से एंड पर होती है? कैपिंग होती है हमारी 5 प्राइम एंड पर। तो बी का फोर्थ, ये हम ऊपर ही पढ़ के आए। तो ए
बी, सी और डी। बी का हो गया हमारे पास यहाँ पर 4, और टेलिंग, टेलिंग हमने पढ़ा 3 प्राइम एंड पर, तो सी का हो गया 5th, तो सी का हो गया 5th हो गया। बाकी जो कोडिंग स्टैंड होती है, कोडिंग स्टैंड कौन सी होती है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम की तरफ, कोडिंग स्टैंड की डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो डी का हो गया हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट। अब हमें सिग्मा फैक्टर नहीं पता, तो सिग्मा फैक्टर कहाँ पर होता है, सिग्मा फैक्टर इनिशिएशन में होता है और रो फैक्टर टर्मिनेट करता है। तो सिग्मा फैक्टर किससे जुड़ा हुआ है, इनिशिएशन से, ट्रांसक्रिप्शन में इनिशिएशन से। तो ए का सेकंड, तो ए का सेकंड, बी का 4th, सी का 5th और डी का 1st। यहां पर इनको मैच कर लेते हैं हम। ए का क्या दिया गया है, ए का यहां पर सेकंड दिया गया है, ए का सेकंड इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, इन दोनों में ए का सेकंड है। बी का 4th, बी का 4th इसमें भी इसमें भी है। सी का 5th, सी का 5th इसमें भी इसमें भी है। डी का 1st, डी का 1st इसमें है, थर्ड में बी इसमें नहीं है। तो 58 का हमारे पास आंसर क्या हो गया, 58 का आंसर हो गया हमारे पास बी। ए का सेकंड, बी का 4th, सी का 5th और डी का 1st। 58 का बी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 59 है। आइडेंटिफाई ए बी सी एंड डी इन द गिवन डायग्राम ऑफ मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए का जो हमें डायग्राम यहाँ पर ये दिया गया है, इसमें से ए बी सी और डी को हमें आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए, सबसे पहले देखिए, इसमें जो यहाँ पर मैसेंजर आरएनए में जो आप ये कैप लाइक स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, ये होते हैं यहाँ पर मिथाइलेटेड कैप। यहाँ पर क्या गया, इसका कैपिंग, मिथाइलेटेड कैप होती है ये। तो मिथाइलेटेड कैप इसमें दी गई है, इसमें नहीं है, और इन तीनों में मिथाइलेटेड कैप है। बाकी अगर हम इसमें बी देखें, बी ये क्या होती है, जो यहाँ पर बी है ये होता है नॉन कोडिंग रीजन। क्या होता है ये, नॉन कोडिंग रीजन। तो इसमें नहीं है और इसमें कोडिंग रीजन है, तो ये भी कट हो गया। ए मिथाइलेटेड कैप, बी नॉन कोडिंग रीजन, ये जो सी होता है ये होता है कोडिंग रीजन, और डी ये होती है टेल, टेलिंग प्रोसेस, क्योंकि 3 प्राइम की तरफ क्या किया जाता है, टेलिंग प्रोसेस की जाती है, और 5 प्राइम की तरफ कैपिंग प्रोसेस की जाती है। तो ये डी क्या है, ये है टेल, पॉली ए टेल यानी पॉली एडिनाइलेटेड टेन। तो यहाँ पर आप देखिए 59 का सी हमारा आंसर है। ए मिथाइलेटेड कैप, क्योंकि कैपिंग प्रोसेस 5 प्राइम एंड की तरफ किया जाता है आरएनए में, तो ए तो कैप होगी, तो मिथाइलेटेड कैप। बी नॉन कोडिंग रीजन, सी हमारा आरएनए में कोडिंग रीजन, और डी 3 प्राइम एंड की तरफ क्या किया जाता है, टेलिंग प्रोसेस, तो ये पॉली एडिनाइलेटेड टेल है, पॉली ए टेल जिसको हम लिख देते हैं। तो 59 का सी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 60 दिया गया है। तो देखिए, द फुली प्रोसेस्ड HNRNA इज कॉल्ड एज। जो फुली प्रोसेस्ड HNRNA है, जिसकी प्रोसेसिंग हम कर चुके हैं, वो RNA क्या कहलाता है, फुली प्रोसेस्ड HNRNA कहलाता है mRNA, मैसेंजर RNA। तो इसमें दोनों में tRNA दिया गया फर्स्ट में, तो ये दोनों तो कट गए। एंड इज ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द सेकेंड इनटू द सेकेंड फॉर ट्रांसलेशन। और जो ये फुली प्रोसेस्ड HNRNA जिसको हम mRNA कह रहे हैं, इस mRNA को कहाँ से निकाल कर कहाँ पर ले जाया जाता है, ट्रांसलेशन के लिए। तो सबसे पहले तो हमें पता है जो ट्रांसलेशन प्रोसेस होता है वो कहाँ पर होता है, वो साइटोप्लाज्म में होता है। तो तीसरे में क्या आ गया, तीसरे में आ गया साइटोप्लाज्म। तो तीसरे में साइटोप्लाज्म, यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा कट गया। और सेकंड में कहाँ पर, कहाँ से निकाला जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन होता है न्यूक्लियस में, तो न्यूक्लियस से इसको निकाला जाएगा। तो ए हमारा आंसर है। जो फुली प्रोसेस HNRNA उसको हम कहते हैं mRNA, और इस mRNA को न्यूक्लियस से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इस RNA को न्यूक्लियस से ट्रांसपोर्ट करके साइटोप्लाज्म में ले जाया जाता है। साइटोप्लाज्म में फिर इसका ट्रांसलेशन होता है, RNA से प्रोटीन बनता है। तो द फुली प्रोसेस्ड HNRNA इज कॉल्ड एज mRNA एंड इज ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द न्यूक्लियस इनटू द साइटोप्लाज्म फॉर ट्रांसलेशन। तो 60 का ये आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 61 दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, रेफर टू द गिवन सीक्वेंस ऑफ स्टेप एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर स्टेप दिए गए हैं, DNA से RNA, RNA HNRNA से mRNA, mRNA से प्रोटीन। इन स्टेप में हमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को आइडेंटिफाई करना है। तो DNA से जब HNRNA बनता है, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, DNA से RNA का बनने का प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन। तो फर्स्ट में ट्रांसक्रिप्शन होगा, ये दोनों तो कट गए। HNRNA से mRNA बनता है, कब बनेगा,
जब उसकी प्रोसेसिंग की जाएगी। प्रोसेसिंग में क्या रेप्लिकेशन होता है? प्रोसेसिंग में रेप्लिकेशन नहीं होता बल्कि स्प्लाइसिंग की जाती है। एचएनआरएनए की जब स्प्लाइसिंग की जाएगी, स्प्लाइसिंग का मतलब इसमें से इंट्रॉन रिमूव किए जाते हैं। स्प्लाइसिंग प्रोसेस के दौरान एचएनआरएनए से इंट्रॉन रिमूव किए जाते हैं, इसकी प्रोसेसिंग की जाती है, कैपिंग और टेलिंग प्रोसेस की जाती है, जब जाकर एमआरएनए यहाँ पर बनता है। तो देखिए, डीएनए से एचएनआरएनए बना, ट्रांसक्रिप्शन। एचएनआरएनए की स्प्लाइसिंग की गई, एमआरएनए बना। एमआरएनए से प्रोटीन का बनने का प्रोसेस, ट्रांसलेशन। सिंपल है, तो सी इसमें हमारा आंसर है। 61 का सी आंसर। पहले में ट्रांसक्रिप्शन, दूसरे में स्प्लाइसिंग, तीसरे में ट्रांसलेशन।